हेलो बच्चों, आज हम लोग आज के टर्न पे ICAR 2019 का जो फिज़िक्स पूछा गया था उस फिज़िक्स के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन बारी बारी से 2 से 3 सेशंस में करेंगे। पहले सेशन में आज कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 25 क्वेश्चंस का हम डिस्कशन कर सकें। क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले में दिखाई देते जाएंगे प्रिंटेड फॉर्म में, और साथ ही साथ सोल्यूशन हम यहाँ डिस्कस करते चलेंगे। तो क्वेश्चन भी देखते चलें और उसका सोल्यूशन भी देखते चलें, ठीक है। तो देखिए ज़रा पहला क्वेश्चंस के लिए हम पहले ही आपको स्पेस दे देना जिससे आप क्वेश्चन देखते रहें। क्वेश्चन लगातार आपको तकरीबन इतने सेगमेंट में दिखाई देगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ एफ। मतलब कह रहा है किसी एक बॉडी पर, कोई एक बॉडी है, ये रही बॉडी, और इस बॉडी में एक फोर्स लग रहा है। जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को दिखाया गया, फोर्स इज गिवन एज, जो बल लग रहा है वो दिया गया माइनस ऑफ आई कैप प्लस ऑफ 2j कैप एंड प्लस ऑफ 3k कैप। इतना बल लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है। एंड बॉडी सब्जेक्टेड टू मूव अलोंग जेड एक्सिस। बॉडी का जो मोशन है वो 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में से जेड एक्सिस के अलोंग हो रहा है, इधर हो रहा है मोशन। कितना मोशन हो रहा है? कह रहा है कि मोशन हो रहा है इसका 4 मीटर, जेड एक्सिस के अलोंग 4 मीटर इसको मूव कराना है। जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 मीटर मूव कराना है। ऐसा करने में कितना काम करना पड़ेगा? बहुत सरल भाषा में फिर से बता दें कि एक बॉडी किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखी है, यानी निर्देशांक कक्ष में रखी, एक्स वाई जेड 3 निर्देशांक हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, इनके एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर्स हैं। ये रही बॉडी, बॉडी में लग रहा है फोर्स, फोर्स का वेक्टर फॉर्म दिया गया, सदिश रूप दिया गया, और बॉडी को जेड एक्सिस के अबाउट यानी जेड एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस की धनात्मक दिशा में 4 मीटर चलाना हमसे काम पूछा गया है। बहुत सिंपल सी बात है। वर्क डन का बेसिक फार्मूला होता है W बराबर F.D, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो ध्यान दे जरा, W इज इक्वल टू फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म है वो तो हमको दिखाई दे जा रहा, माइनस आई कैप प्लस ऑफ 2j कैप एंड प्लस ऑफ 3k कैप। इसका हम करने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के हिसाब से। इसका विस्थापन केवल एक अक्ष के अनुदिश हुआ है, ओनली अलोंग वन एक्सिस एंड दैट इज जेड एक्सिस, और वो हुआ 4 मीटर। तो 4 मीटर और जेड एक्सिस का एकांक सदिश होता है के कैप। इसका मतलब बॉडी चली हुई है 4 मीटर के कैप की डायरेक्शन में। अब देखिए फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में तैयार है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म में तैयार है, दोनों का डॉट कर लेते हैं। डॉट करने में आपको याद होगा आई का गुणा, जे का गुणा, के का गुणा, के का मल्टीप्लिकेशन, ये सब बचते हैं, बाकी सब डॉट 0 हो जाते हैं। तो बाई चांस आई के साथ आई है ही नहीं तो 0, जे के साथ जे है ही नहीं तो 0, के डॉट के 1 बन जाएगा, और न्यूमेरिकल्स 4 3 का प्रोडक्ट 12 बन जाएगा। कहने का मतलब आई का प्रोडक्ट 0 के साथ, जे का डॉट के साथ 0, और के का डॉट के साथ 1 बन जाएगा। 4 3 जा 12, सो 4 3 जा 12, के कैप डॉट के कैप डॉट के कैप कितना बन जाएगा? सेम वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 बन जाता है। सो वर्क डन इज इक्वल टू 12 इन टर्म्स ऑफ जूल। ये आपका आंसर तैयार है। सो मेरे हिसाब से दिए गए ऑप्शंस में से आपका थर्ड पार्ट सही है। थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नोट कर ले इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब कोई भी वेक्टर, कोई किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में दिया गया है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी अगर हम वेक्टर फॉर्म में बना लेते हैं तो दोनों का डॉट कर देने पर हमें वर्क डन मिल जाएगा। क्लियर? और ज़रा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे रफ कर दे रहे। ये था आपका क्वेश्चन संख्या 1 फिजिक्स वाले पार्ट का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 ICAR 2019 फिजिक्स वाला पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन दिखते जा रहे होंगे, करेक्ट आंसर पर भी टिक करते चले, सीखते चलिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बॉडी इज केप्ट एट अ लार्ज रूम हैविंग एन एयर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, टेक्स 12 मिनट टू कूल फ्रॉम 80 डिग्री टू 70 डिग्री, टाइम टेकन बाई इट टू कूल फ्रॉम 70 डिग्री टू 60 डिग्री विल बी। बहुत आराम सुनना। कह रहा है एक बड़ा सा कमरा है जिसमें जो एयर है उसका सराउंडिंग का टेम्परेचर। पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी बॉडी अगर किसी सराउंडिंग में रखी है जहाँ सराउंडिंग यानी कि वातावरण का तापमान थोड़ा सा कम है, तो बॉडी धीरे धीरे करके ठंडी होती जाएगी। ठंडी होने में मान लीजिए बॉडी का टेम्परेचर θ1 से θ2 तक गिरने में t समय लगा, तो हम लिखते हैं θ1 माइनस θ2 अपॉन t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स ऑफ जिस टेम्परेचर से जिस टेम्परेचर तक बॉडी का टेम्परेचर गिरा उनका डिफरेंस अपॉन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स ऑफ दोनों टेम्परेचर्स का एवरेज θ1 प्लस θ2/2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर दैट इज θ0। ये जनरल फार्मूला है। इस जनरल फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक गिरा। ठीक, अब सुनना कैसे करते हैं। कह रहा बॉडी का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस
तक गिरने में 12 मिनट का समय लगा। ये पहली इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दी, और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर, जिसे हम लोग थीटा नॉट कहा करेंगे, वो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, बड़ा कॉमन फार्मूला है, इसे दिमाग में आप रख सकते हैं। ठीक, तो 80 से 70 तक गिरने में, उसने कहा है 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक गिरने में इसको 12 मिनट का समय लगा। तो बताइए ज़रा 70 से 60 तक में कितना समय लगेगा? 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिरने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है हमारा, जहाँ सराउंडिंग का टेम्परेचर डिस्कस है। तो ध्यान दें, इसी फार्मूले का रिपीटेडली 2 बार इस्तेमाल करना, एक बार इस्तेमाल करना है सेम फार्मूला, दूसरी बार इस्तेमाल करना सेम फार्मूला, जो भी चीज़ें अननोन होंगी वो फाइंड आउट हो जाएंगे। करें? तो देखो ज़रा, पहला पार्ट हम लोग करने चल रहे हैं। तो पहली हम शर्त लगाने जा रहे हैं 80-70 के बीच की। देखो 80 से 70 डिफरेंस कितना आया? 10 डिग्री का, अपॉन टाइम कितना लगा? 12 मिनट, इज इक्वल टू कांस्टेंट पता नहीं, ये अननोन कांस्टेंट है, इज इक्वल टू एवरेज टेम्परेचर 70-80 का एवरेज ले लो, 70 + 80 150, 150 का आधा 75, माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 25। ध्यान से देखिए ज़रा, 10/12 इसे एज इट इज़ रहने दीजिए, 10/12 इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स ऑफ, इधर 75 और 25 का डिफरेंस बोलो कितना बेटा? 50। ध्यान से देखो तो 0 से 0 कैंसिल, 5 को नीचे ले आओ, k बराबर 1/60, तो यहाँ से k बराबर 1/60 आता हुआ। ठीक, अब सुनना बेटा, k बराबर 1/60 आ गया। सेम रिपीटेडली फार्मूला लगाएंगे 70 से 60 डिग्री के लिए। तो 70 से 60 डिफरेंस कितने का? 10 का, टाइम कितना लगा पता नहीं, बराबर k, यहाँ जो k आता है उस k की वैल्यू नोन है, 1/60, ये आ जाएगा 1/60। डब्बे के अंदर देखिए एवरेज टेम्परेचर, तो 70 से 60 के लिए एवरेज टेम्परेचर यहाँ लिख दे रहे हैं, 70 डिग्री से 60 डिग्री, इनके लिए एवरेज टेम्परेचर कितना होगा? 70 + 60/2 यानी 65 डिग्री, 65 डिग्री माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 25 डिग्री। ध्यान से देखो तो 65 में से 25 निकल गए 40, यहाँ डब्बे के अंदर कितना आ जाएगा बेटा? 40, 40, 0 से 0 ख़त्म। क्लियर? 4 का ऊपर 6 का, या ऐसा करें 6 का ऊपर मल्टीप्लाई कर, टी को इधर ले जाओ, 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई से 60 बना देगा, अपॉन में 4 ले आओ, बराबर टी आ जाएगा, 4 से काटोगे 15, तो टी बराबर बोलो बेटा 15 मिनट, 15 मिनट्स। अब एक और लॉजिकल बात सीखनी है आपको, पता है क्या सीखनी? ऑप्शन तो आपको दिख गया होगा, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। एक बात और आपको लॉजिकल सीखनी है, बहुत ध्यान सुनिएगा। ये दरअसल न्यूटन के कूलिंग लॉ से निकल कर आया है, न्यूटन के शीतलन नियम से आया है। ये फार्मूला आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट फार्मूले की तरह ही काम करेगा, इसे दिमाग में रखना ही रखना है। जहाँ यहाँ से यहाँ तक ठंडा होने का टेम्परेचर है, नीचे टाइम इंटरवल है, ये कांस्टेंट है, ये एवरेज है, और ये सराउंडिंग टेम्परेचर है, वातावरण का तापमान। ध्यान से देखना तो 80 से 70 में 12 मिनट लगे, पहले 10 डिग्री में 12 मिनट, 70 से 60 में 15 मिनट लगे, अगले 10 डिग्री में 15 मिनट। तो पहले 10 डिग्री की तुलना में अगले 10 डिग्री में ज़्यादा समय लगा। अब तुमसे कोई पूछे कि 60 से 50 गिरने में कितना समय लगेगा? 15 मिनट, उससे ज़्यादा, उससे कम, तो आप कहोगे इससे भी ज़्यादा समय लगेगा। यानी जैसे जैसी बॉडी का टेम्परेचर कम होता जाएगा, उसका रेट ऑफ कूलिंग, उसके ठंडे होने की दर घटती जाएगी, वो और ज़्यादा समय लेगी ठंडा होने में। क्लियर? इसे रफ कर दे रहे हैं, ऑप्शन आपको दिख गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ बढ़ने जा रहे हैं भाई। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 3, सो लेट्स प्रोसीड। क्वेश्चन संख्या 3 देखिए, 3 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁻8 कूलम लोकेटेड 10 सेंटीमीटर away from a body is given like 4.5 10⁴ वोल्ट. What is the work done bringing charge 6 कूलम from infinity to that point? बहुत ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज, कोई बिंदु आवेश है, और वो बिंदु आवेश है 5 × 10⁻⁸ कूलम। इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यहाँ कोई पॉइंट P है, और इस P पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो दिया गया है 4.5 10⁴, 4.5 × 10⁴ वोल्ट। ठीक है, इतना वोल्ट है। कह रहा व्हाट इज़ द वर्क डन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम 6 माइक्रो कूलम का चार्ज लाना है इन्फिनिटी से इस पॉइंट। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन्फिनिटी का मतलब यहाँ कहीं कोई पॉइंट होगा, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत दूरी, और अनंत का जो पोटेंशियल है वो 0 लिया जाता है। तो आपसे कहा गया कि एक 6 माइक्रो कूलम का चार्ज है, 6 माइक्रो कूलम का चार्ज है, और उस 6 माइक्रो कूलम के चार्ज को अनंत से इस बिंदु तक लाना है, इस पॉइंट तक लाना है। कितना काम करना पड़ेगा?
तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। सो वर्क डन यानी कार्य बराबर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल का मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, चले अनंत से आए पी तक, यानी पी पॉइंट फाइनल पॉइंट है, माइनस इन्फिनिटी इनिशियल पॉइंट है, मल्टीप्लाई बाय चार्ज, चार्ज के नाम पर 6 माइक्रोकूलम। धैर्य से मान रखते चलिए, वैल्यू रखिए। पी पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है 4.5 इंटू 10⁴ माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल मैंने पहले बता दिया 0 है। कितने चार्ज को लेकर आए हो 6 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। क्लियर। अब जो भी वर्क डन है वो जूल के टर्म्स में आएगा, क्योंकि जो वोल्टेज है वो जूल पर कूलम में और चार्ज कूलम में, कूलम कूलम कैंसिल, आंसर जूल में आने वाला है। करें मल्टीप्लिकेशन जरा, तो 4.5 का जो 6 टाइम होगा ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाई 10⁻, माइनस के 6 में से 4 निकल गए, माइनस का 2, वट एवर आंसर इज इन टर्म्स ऑफ जूल। जो भी आंसर आ रहा है वो हमारा जूल के टर्म्स में आएगा। नोट करते चलें। एक और बात, ऑप्शन जो आपके हैं वो थोड़े से डेसिमल टर्म्स में दिए हैं, तो 27 इंटू 10⁻⁻2 किसी ऑप्शन में नहीं, एक ऑप्शन में सेकंड पार्ट में 0.27 दिया है, तो अगर नेगेटिव पावर हटाओगे तो डेसिमल 2 प्लेस राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो इसे आप 0.27 जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, नोट कर लें, इत्मीनान के साथ इसे नोट करें। और देखिए जरा, आइए बढ़ते हैं धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। नोट कर लें, क्वेश्चन संख्या 4 देखिए। इसके बाद इसे रफ कर देना, इसे रफ कर देना है। क्वेश्चन संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, फोकस करो उस पर। आइए 4 नंबर क्या कह रहा है? एन इंट्रिंसिक जर्मेनियम सेमीकंडक्टर हैविंग 2.5 इंटू 10⁻29 एटम्स पर मीटर क्यूब इज डोप्ड बाई ट्राईवैलेंट एल्यूमिनियम at 1 ppm particle per million if thermally generated electrons concentrated at room temperature Ni is equal to 10⁻16 meter cube resulting electron concentration at doping। क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि शुद्ध जर्मेनियम अर्धचालक में कुछ परमाणुओं की संख्या दी गई है। कितनी? अच्छा, एक बात और समझें कि जब भी कभी हम डोपिंग करते हैं, डोपिंग, तो मान लीजिए हमारे पास कोई प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब शुद्ध सेमीकंडक्टर है, इसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या शुद्ध अर्धचालक या इसे हम लोग निज अर्धचालक भी कह सकते हैं। ठीक, इसमें जो आप डोपिंग करते हैं तो डोपिंग करते वक्त या तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं जैसे कि एल्युमिनियम, या पेंटावैलेंट मिलाते हैं जैसे कि फास्फोरस। ट्राईवैलेंट मिलाने से ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है और या इसमें होल्स की संख्या बढ़ जाती है, नंबर ऑफ होल्स, और पी टाइप यानी पेंटावैलेंट मिलाने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो Ni हो जाता है। मिला जुला के बनता ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो इसकी जो कुल इलेक्ट्रॉनों की या होल्स की संख्या होती है उसे हम Ni लिख सकते हैं। अब है क्या कि जो होल्स हैं वो भी इंट्रिंसिक की तरह गिने जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी इंट्रिंसिक की तरह गिने जाते हैं। दोनों इक्वेशन का प्रोडक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर Ne इंटू NH, Ne इंटू NH, ये मिला जुला के आता है Ni इंटू Ni यानी Ni का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन का इस्तेमाल किसी शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक यानी डोप्ड हो सेमीकंडक्टर या बिना डोपिंग का हो, दोनों में किया जा सकता है। खैर, तो ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातचीत। अब सवाल समझे, उसमें कहा है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है दैट इज गिवन एज 10⁻29। और 2-4 बातें और भी कह रहे हैं, देखते जरा क्या क्या करें, नोट कर लेते हैं। कह रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, उसमें जो पार्टिकल पर मिलियन की जो संख्या है वो बताई गई है 10⁻29 और उसमें डोपिंग करी गई 1 ppm की। पहले समझो कि जर्मेनियम में 2.5 इंटू 10⁻29 एटम प्रति मीटर क्यूब हैं और इसमें 1 ppm की डोपिंग करी गई, यानी कि 10 ppm का मतलब पार्टिकल प्रति मिलियन, एक पार्टिकल मिलाया गया प्रति मिलियन मतलब 10⁻6 एटम्स में से। अब इस बात को इस्तेमाल करेंगे हम कहेंगे 10⁻6 में मिलाया गया है एक पार्टिकल
तो 1 में मिलाया गया होगा 1/10⁻6 पार्टिकल। तो इतने एटम्स में दैट मीन्स 2.5 × 10⁻29 में मिलाया गया होगा 2.5 × 10⁻29 अपॉन 10⁻6 पार्टिकल। 6 काटा ये आया 23। बोलो जरा आंसर कितना है? 2.5 × 10⁻23। इसके डोपिंग का लेवल है। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की आपको वो दी गई वैल्यू दी गई, Ni दिया गया है। और देखिए जरा क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि इसमें डोपिंग जो करी गई है वो कही गई है 10⁻17 की Ni। अच्छा नहीं, ये तो पार्टिकल पर मिलियन की डोपिंग करी गई। अच्छा, जर्मेनियम में डोपिंग करी गई है एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम इसका मतलब ट्राईवैलेंट है, तो ट्राईवैलेंट का मतलब ये आपका N होल्स बढ़ा देगा। समझना मेरी बात को। ये जो डोपिंग करी गई ppm में वो करी गई एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम होता है ट्राईवैलेंट, इसके 72 कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक की डिफिशियंसी होगी, वो होल बनाएगा तो ये ट्राईवैलेंट टाइप की इम्प्योरिटी होल की एक्सेस हो जाएगी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ni की वैल्यू भी दी गई है। कितनी दी गई? 10⁻17। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लें, प्रति मीटर क्यूब। उसने कहा है Ni का जो कंसंट्रेशन है, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक नंबर ऑफ कंडक्टर्स या नंबर ऑफ कंडक्टिंग आयंस इंट्रिंसिक Ni, इसकी वैल्यू दी गई। Ni की वैल्यू, नॉट Ni स्क्वायर की। मैं इसे अलग से लिख दे रहा हूँ कि ये आपको Ni गिवन है। अच्छा, अगर आपको Ni गिवन है, आपने N होल्स का अंदाज़ा पूरे कैलकुलेशन से लगा लिया, तो आप Ni निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे? Ni × NH बराबर Ni का होल स्क्वायर। तो इतने एटम में ppm के हिसाब से इन्फॉर्मेशन दी थी, तो हमने कहा इतने में इतना, इतने में इतना, तो इतने एटम्स में कितनी डोपिंग करी गई है वो आइडिया हमको मिल गया होल्स का, क्योंकि एल्युमिनियम की डोपिंग करी गई है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टरों की संख्या हमको दी गई है। अब हम जा रहे हैं इन दोनों डेटा को मिलाकर के इस्तेमाल करने, जिससे हम नीचे वाला गिवन इक्वेशन लगा सकते हैं। चलें तो इन डेटा का इस्तेमाल करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे। देखना बेटा ज़रा ध्यान से, हम लगाने जा रहे हैं Ne × NH इज इक्वल टू Ni का होल स्क्वायर। व्हाट इज़ Ne? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज़ गिवन एज, नहीं पता, ये तो शायद पता करने। NH हमको बताया गया है, नंबर ऑफ होल्स, उनकी डोपिंग कंसंट्रेशन है 2.5 × 10⁻23। Ni स्क्वायर, Ni मीन्स 10⁻17 का स्क्वायर, 10⁻17 का होल स्क्वायर। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻17 टू 34 अपॉन, नीचे बोलो बेटा 2.5 × 10⁻23। सो 1/2.5 × 10⁻23 और 34 का डिफरेंस 11। एक पावर इस्तेमाल कर लो, ये लो, इसे काटोगे 4। आंसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 4 × 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि सारा डेटा मीटर क्यूब में। मेरे हिसाब से आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, और ऑप्शन संख्या सेकंड इज करेक्ट, इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है? अच्छा, ये फार्मूला यूनिवर्सली वैलिड है, चाहे इंट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर हो, चाहे एक्सट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर हो। रफ कर दे रहा है बेटा ऐसे। और देखिए जरा सा, अगला सवाल देखते हैं हम लोग 5 नंबर, क्वेश्चन संख्या 5। देखिए जरा 5 नंबर क्या कह रहा है। 5 नंबर कह रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी, a wire of closed semicircle AOCA of radius r rotates about a diameter with angular velocity omega. Axis of rotation is perpendicular to the field. If the total resistance of the circuit is r, the mean power generated, mean power हमसे पूछी गई है। तो mean power के विषय में ध्यान दें। क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर, कह रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो कि हॉरिजॉन्टली डिक्टेट किया गया है, यानी क्षैतिज रूप से बनाया गया है। इसमें ऐसा कह सकते हैं कि एक वायर है जो अपनी ही डायमीटर, ये रही इसकी डायमीटर, अलॉन्ग दिस डायमीटर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जा रहा। इसकी जो अपनी खुद की रेडियस है, ये जो रेडियस है आर, ये आर है। ठीक है। हाँ, कह रहा शक्ति कितनी होगी, कितना पावर इसमें डिसिपेट होगा। तो अच्छा, इस पूरे सर्किट एलिमेंट की जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ गिवन एज आर, इस पूरे सर्किट एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो आर गिवन है। ठीक है भाई, अब ज़रा ध्यान से समझें। तो इसमें पूछ रहा है कि मीन पावर यानी कि एवरेज पावर। क्वेश्चन कह रहा है द एक्सिस ऑफ रोटेशन दिस द मीन पावर जनरेटेड। मीन पावर का मतलब औसतन शक्ति का नुकसान कितना होगा। तो पावर का एक सिंपल सा फार्मूला आपको ध्यान देना होगा, P इज़ इक्वल टू VI। आई करंट की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, हम इसको V/R लिख लेंगे ओम्स लॉ के हिसाब से, तो ये बन जाएगा V² R। अब सबसे कठिन सवाल है, R तो हमको एज इट इज़ दिया गया है,
वी कैसे निकालोगे, वी, तो वी का मतलब वोल्टेज, और वोल्टेज की हम लोग चर्चा करेंगे। तो वोल्टेज मतलब वी, वी इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। वोल्टेज कह लो, ईएमएफ कह लो, ये तो बनता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फैराडेज लॉ के हिसाब से, यानी फाई को टाइम के साथ साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब जरा देखिए जरा कितना फ्लक्स फंस रहा है। तो आपने कहा सर फाई का फार्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, तो बी मैग्नेटिक फील्ड है। एरिया के नाम पर ध्यान से देखो तो अर्धवृत्त है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 पूरे वृत्त का आधा क्षेत्रफल इंटू कॉस थीटा, थीटा का मतलब ओमेगा मल्टीप्लाई बाई टी, ये बन गया फाई का फंक्शन कॉस ओमेगा टी। ध्यान देना कॉस ओमेगा टी। तो ईएमएफ ई बराबर, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन करोगे तो बी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बाई 2 कांस्टेंट है। कॉस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन आएगा टी के रिस्पेक्ट में वो बन जाएगा माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, माइनस पहले भी एक और माइनस आएगा प्लस, और टी का जो कॉफिशिएंट है वो बगल में भी आ जाएगा ऐसे करके। अब साइन की जो एवरेज वैल्यू है, साइन की एवरेज वैल्यू या कोसाइन की जो एवरेज वैल्यू है वो, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो पूरे एक साइकिल के लिए जो मीन वैल्यू होती है दैट इज़ 1/2, वो 1/2 होगी। तो इस भाई साइन का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे कह लीजिए, ये साइन का एक साइकिल के लिए ग्राफ है। मैक्सिमम वैल्यू 1 है, यहाँ तक गई, मिनिमम वैल्यू 0, मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखना, तो 0 + 1/2 ये मीन वैल्यू होगा। 0 + 1/2 का मतलब हाफ हो गया, तो ये मीन वैल्यू हो जाएगी बेटा हाफ। यहाँ जब हाफ लिखोगे तो ये 2 2 जा कितना बन जाएगा 4। तो ईएमएफ का अंदाज़ा लग गया। अब अगर ईएमएफ का अंदाज़ा लग गया तो हम जा रहे हैं P बराबर V²/R लगाने, इसका स्क्वायर करो दैट इज़ B² पाई²। आप समझ पा रहे हैं ना, V की जगह हम E रख दे रहे हैं, E का स्क्वायर करेंगे तो B² पाई² R⁴ ω² 4 जा 16, और नीचे R तो रहेगा ही रहेगा। ये आपका आंसर तैयार, ठीक है ना। इसको अपनी शब्दों में अपनी लैंग्वेज में से लिख लें, नोट कर लें, कुछ गड़बड़ तो नहीं, देख लें बहुत ध्यान से। देखिए ज़रा और आगे देखिए, चेक करो, इसे नोट करो जब तक, देखते हैं इसमें कोई करेक्शन तो नहीं, नोट करिए। हाँ थोड़ा सा सख्त था, सही निकला। एक्चुअली है क्या कि जो ईएमएफ का एक्सप्रेशन आया है इसमें साइन ओमेगा टी को एज इट इज़ रहने दिया जाए। समझिए, जब आप पावर में ई का स्क्वायर या वी का स्क्वायर करोगे तो यहाँ भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का टर्म आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन जो आर है वो बना रहेगा। समझिए, ये तो हो गया इसका टर्म, मतलब इस पूरे टर्म का स्क्वायर करोगे, ये पूरे टर्म का स्क्वायर करोगे तो यहाँ जो वैल्यू है एज इट इज़ /2। भाई समझिए, बी πr²/2 ओमेगा और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, इतनी बार डन। जब इस पूरे टर्म का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी यहाँ 4 बन जाएगा। समझना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो टर्म बनेगा इसका एवरेज वैल्यू, साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू नहीं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू है वो हाफ आएगा, दैट इज़ हाफ। तो हाफ यहाँ नीचे चला जाएगा तो 2 4 जा 8 बना देगा। ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। देख लें, चेक कर लें, आंसर टिक कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ देखिए ज़रा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टर। कह रहा कुछ समान प्रकार के प्रतिरोध हैं, पहले से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज x। कुछ एक प्रकार के रजिस्टर हैं, उनका जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, समांतर संयोजन है वो x है। व्हेन वन ऑफ द रजिस्टर इज रिमूव्ड इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज y, द रेजिस्टेंस ऑफ द रिमूव रेजिस्टेंस कितना। ठीक है भाई, कोई बड़ी बात नहीं, आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, एक जैसे रेजिस्टेंस है, ध्यान सुनना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 6, n कुछ नंबर ऑफ, मान लीजिए आपके पास n रजिस्टर हैं, हर एक का रेजिस्टेंस r r r r, क्लियर। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, जब इन्हें n पैरेलल में कनेक्ट करो तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 अप टू डॉट 1/r ही रहेगा, 1/r। और ऐसे कितने टर्म्स रहेंगे, तो आपने कहा सर n टर्म्स रहेंगे, तो ये बन जाएगा 1/r इक्वल। अच्छा, इन सब का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है
उसका नाम x बताया गया है, तो ये बन जाएगा 1/x बराबर 1/r 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 n बार, बन जाएगा n/r। क्लियर? और देखो जरा फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि इन्हें अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दें और एक रजिस्टर हटा लें, तो एक रजिस्टर कम करने का मतलब एक रजिस्टर कम कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो इनमें से एक कम कर दो, तो कम कर लोगे तो अब जो संख्या बनेगी, यानी पहले n रजिस्टर्स थे, अब एक में कम कर ले रहा है n-1। तो ध्यान से देखो तो फिर बन जाएगा, अब रेजिस्टेंस बन जा रहा 1/y, सो 1/y बराबर 1/r 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 एक कम बार, तो ये बन जाएगा n-1/r। क्लियर? हमसे नंबर ऑफ रजिस्टर्स पूछा गया है, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द रिमूव रजिस्टर, कौन से रजिस्टर जो हटाया गया उसका रेजिस्टेंस कितना। भाई सिंपल सी बातचीत है, r होगा उसका रेजिस्टेंस, तो हमें इनफैक्ट r की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ x और y के टर्म्स में चाहिए। तो एक काम करें, सबसे पहले तुम दोनों को अपना एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? इन दोनों को हम कर रहे हैं डिवाइड, तो r से r फिनिश, तो ये बन जाएगा y/x बराबर n/n-1। इसको उल्टा करो और डिवाइड करो, तो बना n-1/n इज इक्वल टू x/y। सेपरेट करो, n के नीचे n आएगा 1 के नीचे n आएगा 1/n बराबर x/y। इसे इधर ले आओ, 1/n को एक तरफ ले जाओ, 1 - x/y, सो 1 - x/y इज इक्वल टू 1/n, y - x/y इज इक्वल टू 1/n। सो n इज इक्वल टू, यहाँ से n मिला, n इज इक्वल टू y/y - x। देखना ध्यान से, n इज इक्वल टू y/y - x, समझना बहुत ध्यान से। ये जो n है उठा के किसी इक्वेशन में डाल दो, r मिल जाएगा, n की जगह डाल दिया जाए। तो ध्यान से देखो, यहाँ डालने जा रहे हैं, यहाँ, तो यहाँ का डाल दोगे तो आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू n की जगह y/y - x इंटू स्मॉल r। तो स्मॉल r बराबर इसे ऊपर ले जाओ, x को यहाँ भेज दो, ये रिजल्ट आ गया। मतलब सिंपल से मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ऑप्शन संख्या मेरे हिसाब से बेटा आपका सेकंड सही है। भैया हमने कहा था आइडेंटिकल रजिस्टर है, तो हमने सब रेजिस्टेंस आर मान लिया, आर मान लिया सबका रेजिस्टेंस, तो 1/r इक्वल बराबर 1/r 1/r टू n बार, उसको 1/x नाम दिया गया, एक कम कर दिया, n-1 बचे। अब रेजिस्टेंस को 1/y नाम दिया गया है, तो जहाँ r n/r था वहाँ n-1/r आएगा, चूँकि एक कम हो गया। दोनों इक्वेशन डिवाइड किया, यहाँ से लेफ्ट राइट करके थोड़ा कैलकुलेशन पेन चल रहा है ना, n की वैल्यू आ गई, जो n की वैल्यू आई वो चाहे इस इक्वेशन में रख दो चाहे इस इक्वेशन में, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो हमने n की जो वैल्यू आई उसको उठा के इस इक्वेशन में रख दिया, r इन टर्म्स ऑफ x y निकल करके आ गया। ऑप्शन भी आपके सामने करेक्ट लिखा हुआ है। तो ये हो गए आपके शुरुआती 6 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं, देखते जाइए बेटा। क्वेश्चन संख्या 7 बहुत सरल सी है, कह रहा भैया किसी पार्टिकल के मोशन का ग्राफ है, तो पहले से नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। देखिए जरा, लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ x बराबर। क्वेश्चन संख्या 7 देखिए, उसमें x बराबर दिया है p t की पावर 4 प्लस q t स्क्वायर प्लस r t - 3। किसी पार्टिकल की पोजीशन का ग्राफ दिया है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कह रहा कि कई सारे ग्राफ दिए हैं, उनमें से कौन इसके एक्सेलरेशन को बेस्ट पॉसिबल वे में रिप्रेजेंट करेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, पोजीशन को अगर टाइम के साथ साथ डिफरेंशिएट करोगे तो शायद वेलोसिटी मिलेगी। तो वेलोसिटी आएगी इसके डिफरेंशिएशन से, ये बन जाएगा पावर बिकम्स कोफिशिएंट 4p t की पावर 3 2q t प्लस r और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे dv/dt, इसे करो 4 × 3 = 12p t स्क्वायर 2q, इसका डिफरेंशिएशन 0। ये बेटा आपका एक्सेलरेशन मिलेगा। ध्यान से देखो तो एक्सेलरेशन आया है 12p t स्क्वायर प्लस 2q। धैर्य समझना, जो एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन का मतलब जो त्वरण आ रहा है वो t स्क्वायर टर्म्स में आ रहा। तो अगर हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचें, यानी एक एक्सिस पर टाइम ले लें और दूसरे एक्सिस पर एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण ले लें, तो एक बात तो बिल्कुल कन्फर्म है कि क्योंकि ए का संबंध टी की लीनियर पावर 1 पावर से नहीं, इसलिए ग्राफ लीनियर तो नहीं हो सकता, बल्कि ए और टी में ए की 1 पावर टी की स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर बराबर 4x जैसा पैराबोलिक ग्राफ है, तो ग्राफ तो पैराबोला होगा। अब पैराबोला की कई सारी वैरायटी, साथ ही साथ एक और ध्यान दें, एक्सेलरेशन का ग्राफ
पहली बात तो पैराबोलिक है, पैराबोला के जैसा, परवलय जैसा, जो कि 1 पावर 2 पावर का रिलेशन, अच्छा 1 पावर का रिलेशन होता तो लीनियर होता, ठीक। 1 0 पावर का होता तो कांस्टेंट ग्राफ होता। तो 1 2 पावर का मतलब पैराबोला है, साथ ही साथ एक कांस्टेंट टर्म एडेड है, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव टर्म का मतलब पहली बात तो पैराबोला है और कांस्टेंट टर्म एडेड, तो ग्राफ यहाँ से कहीं शुरू होगा पैराबोलिक मैनर में। ऐसा ग्राफ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में एकमात्र ग्राफ है जो पैराबोला दिया, दैट इज गिवन एज थर्ड पार्ट। भाई पैराबोला तो बहुत सारे बन सकते हैं, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, लेकिन ये क्यों सही, क्योंकि ऑप्शन में भैया एक ही पैराबोला दिखाई दे रहा है क्योंकि थर्ड पार्ट। अच्छा अगर वेलोसिटी का पूछता तो वेलोसिटी का कर्व जैसा ग्राफ होता। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन dA/dt पूछता तो dA/dt मतलब एक बार और डिफरेंशिएशन करते तो t की सिंगल पावर बचती, लीनियर ग्राफ आता। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन संख्या 7 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन संख्या 8 जो कि ओरली आप बता सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 बहुत ही आसान, बिल्कुल यही साइड में किए दे रहे, ध्यान देना। पोजीशन को डिफरेंशिएट करा वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से ग्राफ का अंदाजा लगा लिया। क्वेश्चन संख्या 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या 8 में ध्यान से देखिए, 8 नंबर सवाल पे, सवाल नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। पावर की कौन सी यूनिट नहीं है? तो हम सारी यूनिट्स पर चर्चा कर दे रहे हैं। जैसे हम आपके चलिए किलो वाट आर, सबसे पहले यही गलत यूनिट दी गई है, क्योंकि आपको बता दें पावर का मतलब होता है वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कार्य समय के साथ साथ, ऊर्जा समय के साथ साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वर्क डन बराबर पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। वर्क की एनर्जी जूल होती है और पावर की एनर्जी जूल पर सेकंड होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, सेकंड सेकंड कैंसिल, जूल बराबर जूल, ऐसे इस दृष्टिकोण से आप देखिएगा। खैर जैसे पहला वाला क्वेश्चन है तो इसमें ध्यान से देखना, किलो वाट ये पूरा कंप्लीट टर्म है। किलो वाट मतलब होता है 10⁻³ वाट, और वाट का मतलब होता है जूल प्रति सेकंड, मल्टीप्लाई बाई एच मीन्स आर, आर मतलब घंटे, घंटे मतलब 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ध्यान से देखना, सेकंड से सेकंड खत्म, यूनिट जो बची वो जूल बची है। जूल ऊर्जा की इकाई है, कार्य की इकाई है, कार्य की यूनिट है, पावर की नहीं। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। कौन सी यूनिट पावर की नहीं? भैया पहले ही यूनिट पावर की नहीं है। ये जो यूनिट है किलो वाट आवर वो चली दरअसल काम की यानी वर्क की यूनिट है, वर्क की यूनिट है या एनर्जी की यूनिट है। फिर देखो किलोवाट, किलोवाट 10⁻³ वाट, वाट जूल पर सेकंड, ये सब शक्ति के मात्रक हैं। ठीक है, चलें अब जरा देखिए और देखिए जरा आगे आ जाते हैं क्वेश्चन संख्या 9 पर। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर। दो लेंस हैं एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में रखे गए, टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी है? देखिए जरा, दो लेंस हैं, क्वेश्चन संख्या 9, कौन कौन से हैं? एक कन्वर्जिंग लेंस का मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस, इसकी जो फोकल लेंथ है वो दी गई है 20 सेंटीमीटर, और डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, अच्छा फोकल लेंथ दी गई है तो फोकल लेंथ की मदद से हम इसकी पावर निकाल सकते हैं। पावर बराबर 1/, फोकल लेंथ अगर फोकल लेंथ मीटर में, और 100/, फोकल लेंथ अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में। चूँकि सेंटीमीटर में है तो पहले की पावर आती हुई 100/20, काटोगे तो आंसर आ जाएगा +5 डायोप्टर। ये हमारा पहला लेंस। फिर एक और लेंस लिया है डाइवर्जिंग लेंस, ये रहा। इस डाइवर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ है, ये जो फोकल लेंथ है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर माइनस, ठीक, डाइवर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे। असल में डाइवर्जिंग लेंस की, डाइवर्जिंग का मतलब होता है पावर नेगेटिव, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी, तो इसका पावर निकालो तो पावर आ जाएगा पावर 1/, फोकल लेंथ मीटर में, लेकिन फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो 100/, फोकल लेंथ इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर नेगेटिव, ये कैंसिल माइनस का 10 डायोप्टर। अब दोनों को कॉन्टैक्ट में रख दो, तो पहला लेंस और दूसरा लेंस जब संयोजन में रखे जाएंगे तो कॉम्बिनेशन की जो पावर बनेगी, अगर इसकी पावर P1 है, अगर इसकी पावर P2 है, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बन जाएगा P1 + P2। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बराबर P1 बोलो बेटा कितना है? P1 है प्लस का 5 डायोप्टर, प्लस का 5 डायोप्टर, प्लस P2 कितना है? माइनस का 10 डायोप्टर, माइनस का 10, अच्छा प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 5 में 10 चले गए, माइनस का 5 डायोप्टर। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी आ गई? माइनस का 5 डायोप्टर। ऑप्शन दिख रहा है बेटा, पहला ही ऑप्शन शायद सही है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन संख्या 10 कह रहा पर्सन ट्रेवलिंग एट 18 km/h अप्लाइज अ ब्रेक गिविंग द रिटार्डेशन ऑफ दिस मच, हाउ फॉर विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। सुनना बहुत ध्यान से, क्वेश्चन संख्या 10 है।
कह रहा एक किसी ट्रैक पर एक पर्सन है, ये पर्सन 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा था। 18 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को अगर 5/18 से गुणा कर दिया जाए तो आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाता है। तो 18 से 18 कैंसिल, आंसर 5 मीटर पर सेकंड। इस पर एक ब्रेक लगा, इस पर एक रिटार्डेशन लगा, कितने का लगा? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का शायद। कह रहा है रुकने से पहले कितना चलेगा। अब सुनना, चल रहा था 5 की रफ्तार से। दूसरा फोटो बना देते हैं। एक कार है जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा या 5 मीटर, एक वर्सन है, वाहन है, कुछ भी कह लो इसे, इससे चल रहा था। इसमें रिटार्डेशन का मतलब गति की विपरीत दिशा में तुरंत लग रहा होगा। रिटार्डेशन -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लग गया। अल्टीमेटली ये स्टॉप हो गई, अंत में जाके रुक गई, v बराबर 0 हो गया। उससे पहले कितना चला ये पता करना। सुनना बहुत ध्यान से। 3 समीकरण है हमारे पास, इक्वेशन है v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v की इन्फॉर्मेशन है, u की इन्फॉर्मेशन है, डिस्टेंस की जानकारी चाहिए, a दिया है। हम लगाने चले तीसरा इक्वेशन, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान सुनना, v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, a की जगह -2.5, तो हमने 2.5 ये लिखा और जो माइनस था वो यहाँ लगा दिया। और ट्रैवल डिस्टेंस s मान लो, 5×5 = 25, इसे इधर ले आओ, 2.5 दूनी 5 बराबर 5s। 5 से कट करोगे तो 5 आएगा, तो s बराबर 5 इन टर्म्स ऑफ मीटर। धन्यवाद। आंसर नोट कर लें, नोट करें। सेकंड पार्ट सही है इसका बेटा, क्वेश्चन संख्या 10 का सेकंड पार्ट इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन संख्या 11, 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल कह रहा ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एनी मीडियम, किसी भी माध्यम में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी इज डबल द मैग्नेटिक डेंसिटी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बहुत ध्यान से कि जब कभी सीधे आंसर की बात करते हैं टू द अप्रोच, ताकि आप सही आंसर तक पहुँचे 11 नंबर में। मान लीजिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपकी लाइट वेव, प्रकाश की किरणें, प्रकाश ऐसे जा रहा, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे वाइब्रेट करेगा, प्रोपगेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स मैनर में वाइब्रेट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ट्रांसवर्स मैनर में वाइब्रेट करेगा, लेकिन दोनों के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। मीनिंग समझिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, ये अप डाउन कंपन कर रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तल पे कंपन करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। दोनों एक्चुअली एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ऐसे निकल जाएगी। साथ ही अच्छी बात होती है कि जो एनर्जी लेवल इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है 12ε0 E², जो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वही एनर्जी डेंसिटी ½ v² मैग्नेटिक फील्ड की भी होती। तो दोनों जो भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यानी जो वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है, उसकी ऊर्जा एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, इलेक्ट्रिक पार्ट और मैग्नेटिक पार्ट में इक्वली डिवाइड होती है। हाफ ऑफ द एनर्जी डेंसिटी इज is in favor of electric field, remaining half of the energy is in favor of magnetic field। क्लियर? ये हो गया आपका 11th नंबर। अब बढ़ते हैं धीरे से बच्चों 12th नंबर सवाल की तरफ। देखिए जरा 12th नंबर सवाल देखिए, आपको ऑप्शन मिला 11th नंबर, थर्ड पार्ट सही है, दोनों की एनर्जी डेंसिटी बराबर होती है। अगला देखिए जरा, अगला पार्ट देखिए बेटा। अगला पार्ट कह रहा है λ1 λ2 आर द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन एंड पास्चन सीरीज। हाँ, तो दोनों का रेशियो क्या होगा λ1 to λ2 का, फर्स्ट मेंबर। अच्छा, फर्स्ट मेंबर का मतलब जो ट्रांजिशन सबसे नियर बाई सेल्स से हो। सुनना बहुत ध्यान से। पहली बात तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा है, हम अगर लाइमन सीरीज़ की बात करें तो लाइमन सीरीज़ का मतलब होता है कहीं से भी कूदो n बराबर 1 पर कूदो, तो पहला मेंबर पहला सदस्य होगा n बराबर 2 से कूदना 1 पर। तो ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ का फार्मूला 1/λ बराबर रेडबर कांस्टेंट 1/n फाइनल का स्क्वायर -1/n इनिशियल का स्क्वायर, अंतिम जहाँ कूदे, जहाँ से कूदे, इसी में रखने चल रहे हैं। तो λ1 अगर लाइमन की है, इसका लाइमन की जो वेवलेंथ है उसका λ1 नाम दिया गया, तो 1/λ1 बराबर रेडबर कांस्टेंट, कूदे 1 पर, कूदे 2 से, तो 2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1/λ1 इज इक्वल टू रेडबर कांस्टेंट 1/4। 4 बन जाए 4 - 1 3/4, तो ये बन जाएगा 3/4। तो यहाँ से λ1 बराबर 4/3r, एक ऑप्शन ये निकल गया।
अब ध्यान दें, इसी पे एक और बात चर्चा करनी, लैम्डा 2 क्या है। तो लैम्डा 2 कह रहा है पास्चन का फर्स्ट मेंबर है, तो लाइमन के बाद बामर, बामर के बाद पास्चन, पास्चन का मतलब अल्टीमेटली, अब इसी में कर दें आपको लैम्डा 1 यहाँ नोट कर लेते हैं कहीं साइड में, कि लाइमन के लिए जो लैम्डा 1 आया 4/3R, ये लाइमन सीरीज़ के लिए आया है, ये लाइमैन के लिए आया है। ठीक, अब देखिए जरा इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है एक सदस्य पास्चन का भी है, पास्चन में n बराबर 3 पर कूदना होता है। सबसे नज़दीकी सदस्य कहाँ से कूदेगा, n बराबर 4 से, 4 से 3 का जो ट्रांजिशन उसे लैम्डा 2 नाम दिया गया है। सेम फार्मूला 1/λ2 बराबर रेडबर्ग कांस्टेंट, डब्बे के अंदर 1/n फाइनल का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/3 का स्क्वायर 1/9, माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4 का स्क्वायर 1/16। 16 1 के 16, 9 यहाँ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 16 - 9/16 × 9, तो बन जाएगा 7/16 × 9 144। तो लैम्डा 2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 144/7R। अब दोनों को हम जा रहे हैं रेशियो लेने, लैम्डा 1 आपके पास है, लैम्डा 2 आपके पास है, तो रेशियो यहाँ बनाने जा रहे हैं। लैम्डा 1/λ2 बराबर ऊपर क्या आएगा 4/3R, नीचे क्या आएगा 144/7R, R से R कैंसिल। ठीक है भाई, तो लैम्डा 1/λ2 बराबर ये ऊपर चला जाएगा 4 × 7/3 × 144। बोलो भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं, देख लीजिए 4 × 7/3 × 144, कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा, देखिए शायद कुछ कैंसिल हो जाए, अगर कुछ कैंसिल होता है तो कुछ रिजल्ट आ सकता है। ठीक है भाई, एक बार इसको अपने स्तर पर करके देखिएगा, 4 से शायद ये कट सकता है, कटेगा, देखो जरा काट के, 4 × 12 2, 4 से, हाँ बिल्कुल सही है, कट गया। ये 7/36 × 108, 7/108 आ रहा, और 7/108 आपके सेकंड नंबर ऑप्शन में दिया गया है, केवल कैलकुलेटिव सवाल है, सेकंड नंबर ऑप्शन में दिया है। ठीक है बेटा, आते हैं 13 नंबर सवाल की तरफ, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, 13 नंबर कह रहा फ्रॉम गिवन फिजिकल क्वांटिटीज विच वन इज स्केलर। स्केलर का मतलब कौन सी अदिश राशि है। तो डाइपोल मोमेंट के बारे में बता दें, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन -चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ रहती है, तो पहला ऑप्शन सही नहीं हो सकता। दूसरे की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। ब्रह्मांड में कोई भी क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, सारी वेक्टर क्वांटिटी। तीसरी बात करें अगर, इलेक्ट्रिकल करंट डेंसिटी यानी करंट पर यूनिट एरिया, जिसको हम जे कहते हैं, ये भी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब जे को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीनों वेक्टर हैं, तो लास्ट में कौन सी बची, स्केलर बची, इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट को रिप्रेजेंट जरूर एरो से करते हैं, लेकिन ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस का वगैरह पालन नहीं करती, एडिशन सब्सट्रैक्शन प्रोडक्ट। इसलिए करंट, इलेक्ट्रिकल करंट यानी वैद्युत धारा अपने आप में एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। सो 13 का 4th ऑप्शन करेक्ट है, 4th ऑप्शन। ये बाकी सब देखिए बेटा, बाकी सब सदिश हैं, ये एकमात्र है जो स्केलर यानी कि अदिश है। ठीक, 14th नंबर आ जाइए। एन अनपोलराइज्ड लाइट व्हेन स्ट्राइक्स, 14 नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन संख्या 14 देखिए, देखिए जरा क्या कह रहा, एन अनपोलराइज्ड लाइट व्हेन स्ट्राइक एन ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट सरफेस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, रिफ्लेक्टेड लाइट इज फाउंड टू बी कंप्लीटली पोलराइज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सुनना बहुत ध्यान से, बहुत कह रहा कि एक सवाल नंबर 14 है, कह रहा किसी सरफेस पर एक लाइट रे आई और वो सरफेस से 30 डिग्री एंगल बनाती हुई गिरी। अच्छा, सरफेस से 30 डिग्री बनाएगी तो सरफेस की जो नॉर्मल होगी वहाँ से 60 डिग्री बनाएगी। कह रहा इससे 2 पार्ट हुए, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर गया, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया। तो ब्रूस्टर लॉ आपने सुना होगा, जो पोलराइजेशन है कि ध्रुवण में आता है, कि यदि रिफ्लेक्टेड पार्ट और रिफ्रैक्टेड पार्ट 100% म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल है इसे एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं, आईपी कहते हैं। और tan ऑफ आईपी का मान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर होता है, जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, सघन विरल की तुलना में।
ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई लाइट रे की सरफेस पर गिरी और उसका जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो पोलराइज हो गया, पोलराइज का मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पूरा 100% इलेक्ट्रिक फील्ड चला गया, मैग्नेटिक फील्ड ये चला गया, तो अगर 100% इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चला गया तो भी ये एंगल पोलराइजिंग एंगल है, तो tan ऑफ पोलराइजिंग एंगल बराबर म्यू। तो फिलहाल हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि tan ऑफ पोलराइजिंग एंगल ही है, चूँकि जो कहा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन की भाषा कह रही रिफ्लेक्टेड पार्ट इज फाउंड टू बी लीनियरली पोलराइज, ये लीनियरली पोलराइज हो गया है, पक्षपात कर गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चला गया है, मैग्नेटिक फील्ड अलग चल गया है। सो tan ऑफ 60 डिग्री, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यू। सो tan ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू है √3 इज इक्वल टू म्यू, ये म्यू आता हुआ। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखें जरा क्या है 15 नंबर सवाल, थोड़ा सा लेंदी है, इसकी भाषा थोड़ी सी लेंदी बताई गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। हर क्वेश्चन एक जैसी स्ट्रेंथ का नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन देखने में बड़े लगेंगे, उनके सोल्यूशन छोटे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है स्मॉल बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m is freely hung from a ceiling where horizontal magnetic field of earth is at an equilibrium horizontal and stationary. The ratio of the magnetic field potential energy when it is rotated by vertical through center of geometry 0 to 45 and 45 to 90। समझना ध्यान से। कह रहा है इसमें ऊर्जा का हिसाब किताब बताना। एक चुंबक को ऐसे हवा में लटका दिया गया है, यहाँ से लटका दिया गया है, और इस चुंबक का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है दैट इज़ m, और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है जिसका मान h दिया गया है। तो हमसे कह रहा है कि इसको अगर हम 0 डिग्री से, सुनना बात ध्यान से, 0 से 45 घुमाते हैं तो जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको नाम U1 दे दो, और 45 से फिर 90 घुमाते हैं जो एनर्जी होगी उसे U2 नाम दो। तो U1 U2 का रेशियो बहुत आसान भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती थी PE cos θ1 माइनस, सुनना एक्चुअली आप इसको 0 से 45 घुमाने में जो काम करोगे वो इसमें स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, 45 से 90 घुमाने में जो काम करोगे वो भी स्टोर हो जाएगा। तो हम U1 निकालने जा रहे हैं, U बराबर MB 0 से 45 घुमाया cos 0 से cos 45 θ1 माइनस θ2। याद करें कि जो भी वर्क डन आप मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे वो हो जाएगा MB cos ऑफ θ1 माइनस cos ऑफ θ2। सो इसे U1 नाम दिया गया, U2 हो जाएगा MB, M जहाँ इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, B अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, आप चाहे तो उसे HV लिख सकते हैं। 0 से 45 घुमाया, अब कहाँ से कहाँ घुमाना है, cos 45 से cos 90, दोनों बातों को हम जा रहे हैं डिवाइड करने। ठीक, डिवीज़न करोगे तो MH कैंसिल हो जाएगा, U1 अपॉन U2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2 अपॉन, यहाँ देखिए 1/√2 माइनस 0, सॉल्व करो, √2 माइनस 1/√2 अपॉन नीचे बन जाएगा 1/√2 से √2 खत्म, आंसर √2 माइनस 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखा जा सकता है। सो √2 माइनस 1 is to 1 इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज रोटेटेड फ्रॉम थीटा बराबर 0 से 45, 0 से 45 घुमाने में जो ऊर्जा इकट्ठा हुई वो U1 फार्मूला है आपके सामने, 45 से 90 में जो ऊर्जा इकट्ठा हुई U2 फार्मूला आपके सामने। तो ये रहा आपका इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15, जिसका ऑप्शन संख्या 4 करेक्ट है, चौथा पार्ट करेक्ट है। ठीक है भाई, देख लें। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ, 16 नंबर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, नोट करते चलिए।